नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आने वाले परीक्षाओं की तैयारियां भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे यह सेशन, जिसमें कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके आगामी रेलवे NTPC, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और जितने भी स्टेट पुलिस के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस लेता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं लिया जाता है और उनको मैं इस तरीके से सॉल्व कराता हूँ कि जिसकी मैथ कमज़ोर भी है वो भी आराम से चीज़ों को समझ सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। आपको इसके लिए बस करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। जो भी तरीके मैं बताता हूं उसको समझना है और कोई भी डाउट कहीं भी आए तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना भी है, ठीक है। और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम से कम 1-2 बार कर लेना है। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये हमारा पार्ट नंबर 25 है। इसके पहले मैंने 24 पार्ट कराए हुए हैं, तो अगर आपने अभी तक उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनको एक बार ज़रूर देखें। उसका लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से जा करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। और आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना हो तो मैंने प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज भी बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और आपका परसेंटेज के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला है, ये आपका रेलगाड़ी का सवाल है। आपको रेलवे में जाना है और रेलगाड़ी का सवाल आ गया। देखो चलो, तो पहला सवाल ये है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसत गति कितनी है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आज ही बता रहा हूँ कि ऐसे सवाल जब भी आ जाते हैं जहाँ पे जैसे मान लो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना हो, ठीक है, और दूरी सेम हो, ठीक है। मान लो कि यहाँ से पॉइंट A से C तक आप गए और फिर C से B तक गए, लेकिन A से C तक और C से B तक की दूरी क्या है? बराबर है। यानी AC = CB होना चाहिए। अगर ये दूरी बराबर है और मान लो यहाँ पे आपकी स्पीड S1 है और यहाँ पे आपकी स्पीड S2 है, तो जो एवरेज स्पीड आएगा, जो औसत गति आएगी ना, वह क्या होगी? तो वह हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड = 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 आपकी यहाँ वाली स्पीड है और S2 आपकी यहाँ वाली स्पीड है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ये कहाँ लगता है, जहाँ पे ये दूरी क्या होती है? बराबर, यानी दोनों इस हिस्सों में चली गई दूरी बराबर होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, आपकी ज़िंदगी सरल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगर आपको फॉर्मूला वो पता है तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 सेकंड लगेगा। आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि S एवरेज = 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। यहाँ पे बोला क्या है कि रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से 1 किलोमीटर, ठीक है, नोट करना 1 किलोमीटर, और अगला 1 किलोमीटर, यानी कि दूरी दोनों जगह क्या है? सेम है, एक ही दूरी चल रही है, लेकिन स्पीड यहाँ पे 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले में जो है स्पीड जो है उसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी S1 = 240 हो गया और S2 = 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ S1 के जगह पे 240 और S2 के जगह पे 80 रख देना है। तो 2 × S1 के जगह पे मैंने 240 रखा और S2 के जगह पे 80 रख दिया अपॉन 240 प्लस 80, 240 प्लस 80। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो 2 × 240 × 80 डिवाइडेड बाई 240 और 80 कितना हो जाएगा? 320। 80 से आप काटोगे तो 8 चौके 32, 4 बार में 320 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से इसको काटोगे 240 को तो 4 छक्के 24, यानी 60 हो जाएगा। और फिर 2 × 60 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला जो मैंने बताया उसको याद रखना है। आप याद रखोगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये आपके NTPC में आया हुआ सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर आपको मेथड समझ में आ रहा हो तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है
कि 24 आदमी एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे सवाल भी आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। रेलवे की बात हो, पुलिस की बात हो, या फिर ग्रुप डी के एनटीपीसी ग्रुप डी किसी की भी बात हो, ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसका मैंने एक फॉर्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है, आज भी बता देता हूँ कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 ये होता है। ठीक है, तो इसमें M1 D1 H1 और W1 का मतलब क्या है। M मतलब M1 आदमी, D मतलब दिन, H मतलब घंटा आवर, और W मतलब काम। यानी कि मान लो M1 आदमी D1 दिन में H1 घंटे काम करके W1 काम करते हैं, तो M2 आदमी D2 दिन में H2 घंटे काम करके कितना काम करेंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला को आपको क्वेश्चन में लगा के बताऊंगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आपको आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा M1 दिया है कि 24 आदमी हैं, कितने दिनों में काम करते हैं, तो 24 दिनों में, यानी कि D1 इज इक्वल टू 24 दिन। और फिर क्या दिया है कि उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए, यानी काम दोनों जगह क्या है, बराबर है, यानी W1 बराबर W2, तो W1 W2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका D2 इज इक्वल टू क्या है, 18 दिन। तो समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि हमें M2 निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ठीक है, अब यहाँ पुट कर दो, तो M1 इज इक्वल टू 24, D1 इज इक्वल टू 24, M2 इज इक्वल टू निकालना है अपनों को, x ले लो यहाँ पे, इंटू D2 इज इक्वल टू 18। अब 6 से इसको काटो, 6 3 18, 6 6 के 24, और ये 3 8 24। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू 8, 8 चौके कितना होता है, 32, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो x बराबर 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं पे अगर मान लो ये बोल देता कि 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम के, ये तो मान लो कि ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बता रहा हूँ कि मान लो कि बोल देता कि 24 आदमी 24 दिन काम करके एक काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो 18 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए, और काम कितना है, तो काम मान लो कि पहले से दुगना है। ठीक है, यानी कि दुगना, यानी यहाँ पे 1 यूनिट काम है, तो अगर यहाँ पे 2 यूनिट काम होगा, यानी काम जो है दुगना हो जाएगा, तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। ठीक है, यानी यहाँ पे 1 यूनिट काम है, तो यहाँ पे कितना काम है, उसका दुगना है, तो यहाँ 2 से, मतलब यहाँ 2 लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। मैंने बताया था ना कि M1 D1 H1 अपॉन W1 होता है, तो W1 यहाँ 1 है और यहाँ पे दुगना काम है, तो W2 बराबर 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ से आप करोगे तो 6 3 18 और 6 6 24, और ये हो जाएगा 3 8 24, 8 6 32 दूनी का 64 आदमी, यानी कि दुगना काम करने के लिए 64 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ पे घंटा भी दे सकता है कि इतने घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला में पुट करके आराम से आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए एक अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये भी आपके एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है। तो बोला है 2/3 प्लस 3/7 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस 2/7। मैंने आपको बोर्डमास रूल बताया हुआ है, उसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है, 2/3 प्लस 3/7, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2/3 प्लस 3/7 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी 7 का 2 से गुणा और 3 का 3 से गुणा, कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 प्लस 3 3 का 9 बटे 17 का 21। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे भागा दे दो इसका। यहाँ पे फिर करोगे 2/3 और 2/7 का, 2/3 प्लस 2/7 का। ठीक है, फिर यहाँ पे करोगे तो 7 दूनी का 24 और 3 दूनी का 6, 7 दूनी का 24 और 3 दूनी का 6। ठीक है, 24 6 कितना हो जाएगा, 30/21। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 30/21, और ये कितना हो जाएगा, 14 और 9 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी 23/21 डिवाइडेड बाई 30/21। 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर अल्टीमेट कितना आ गया, तो 23/30
30। 23/30 आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 7 दूनी 14 और ये 6 20 होगा, ठीक है। इसको 20 कर लेना, तो यहाँ पे आपका 20 आ जाएगा, यानी 23/20 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे गुणा करने में मेरे से दिक्कत हो गई, माफ़ कीजिएगा। यहाँ 7 दूनी 14 और 6 20 हो जाएगा, ठीक है। 20/21 होगा, यहाँ 20 कर लेना और यहाँ 20/21 कर लोगे, 21 से 21 कैंसिल आउट, 23/20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछी जा रही है, ठीक है। मान लो कि एक ट्रायंगल है, इसका एक साइड x है, दूसरा साइड x है और तीसरा साइड जो है बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल का साइड हो गया। और फिर क्या बोला है कि त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर 100 है, ठीक है। तो त्रिभुज का जो परिमाप यानी पेरीमीटर होता है वह क्या होता है, उसके तीनों साइड जो होते हैं उनका योग यानी उनका सम। तो यहाँ मैं करूँगा x + x+10 बराबर कितना दिया है, 100 दे दिया है, ठीक है। अब 100 इधर जाएगा तो 100 में से 10 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 90। 90 बराबर 3x हो जाएगा, 3x = 90। तो x = कितना हो गया, 30। x बराबर तो 30 आ गया। क्या आप 30 आंसर मार्क करोगे, नहीं, 30 आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि 30 जो है ये बराबर भुजाएं जो हैं उनका माप है। इसमें क्या बोला है कि तीसरी भुजा बतानी है जो कि सबसे यानी वो जो बराबर भुजाएं हैं उनसे 10 मीटर अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आ गया बराबर भुजाएं और हमें क्या निकालना है, तीसरी भुजा। तो 30 + 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 40, ठीक है। 40 सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से बराबर भुजाएं भी हमने निकाल लिया और जो एक्स्ट्रा पूछा, जो हमसे पूछा था कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है यानी कि तीसरी भुजा कौन सी है, तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम आराम से कर सकते हैं सॉल्व। ऐसे ही सवाल आते हैं, आसान आसान सवाल होते हैं एग्जाम में। आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह पता रहेगा तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब ये सवाल भी मतलब आपका 2 सेकंड का सवाल है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बोला है कि 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13 और 11 और 17 का बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं। और मोड जब भी निकालना हो और ऐसे कोई सीरीज़ दे दी हो तो इसमें आपको काउंट करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे नंबर को नहीं गिनना है, सिर्फ जो ऑप्शन में नंबर दिए गए हैं उनको काउंट करो कि उनमें से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं अगर 13 को देखूँ तो 13 गिनो कितनी बार आया है, तो यहाँ से आपका 1 2 बार आ गया 13। उसके बाद 14 की बात की जाए 1 2, ये भी जो है 2 बार ही आया है। अगर 15 की बात करूँ मैं तो 15 यहाँ से 1 2 3 बार आया है। और 12 की बात की जाए तो 12 सिर्फ 1 बार आया है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 15 आया है। इसीलिए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 15 जो है सही आंसर होगा, वही हमारा मोड होगा इस सीरीज का। तो मोड जब भी निकालना हो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको काउंट कर लो कितने, इसमें काउंट नहीं करना है। इसमें आपको देखना है बस कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है और फिर आपको यहाँ से ऑप्शन आपको देखना है और सिर्फ ऑप्शन वाले नंबर को ही काउंट करना है, ठीक है। जैसे 13 कितनी बार आया है, 14 कितनी बार आया है, 15 कितनी बार आया है, 12 कितनी बार आया है, और इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा बार आया है उसको आप बोलोगे कि क्या है, इसका मोड है यानी कि बहुलक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। स्टैटिस्टिक्स से जनरली 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, आपका मोड यानी कि बहुलक, मीडियन यानी कि माध्यिका एंड मीन यानी कि माध्य। ये तीनों चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। कभी कभार आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन भी पूछ लेता है, तो वो कभी कभार पूछता है। जनरली अगर आपने इन तीनों चीज़ों को तैयार कर लिया तो आपका एनटीपीसी का स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है वह कवर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।